जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी और गाइडर ललित व्यास पांडे। एक बार मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर रणनीति अगर आपने नहीं बनाया तो आप फिजिकल के लिए ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप फिजिकल के लिए ग्राउंड तक तभी पहुंचेंगे जब आप लिखित परीक्षा की स्ट्रैटेजी परफेक्ट करके जाएंगे। आपका फिजिकल या ग्राउंड कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे तो उस ताकत का, उस क्षमता का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। मेरे प्यारे छात्रों, जितने भी छात्र मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वे सभी लोग इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि आपकी जो रनिंग है, आपका जो जंप है, आपका शॉर्ट पुट की जो क्षमता है, वो तभी आप प्रदर्शित कर पाएंगे जब आप लिखित परीक्षा में एटलीस्ट 75% मार्क्स हासिल करेंगे। उम्मीद है कि 62, 65 में भी सिलेक्शन हो जाएंगे, 70s में भी हो जाएंगे, बट रिस्क है। अगर कट ऑफ हाई गया, क्योंकि कट ऑफ में तो 7 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा, पढ़ने लिखने वालों की संख्या भी अधिक है, 7 गुना से अधिक तो बुलाया नहीं जाएगा फिजिकल ग्राउंड के लिए। तो अगर मान के चलिए, चूंकि लगातार एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं लगातार बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम दिया, उसके बाद छात्रों ने जेल प्रहरी का एग्जाम दिया, है ना, फॉरेस्ट का एग्जाम दिया, एमपी पीएससी का एग्जाम दिया, एसएससी जीडी का एग्जाम दिया। तो बच्चे लगातार कंटिन्यू हैं, कंसिस्टेंट हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी रिटेन की तैयारी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जिनका फिजिकल बहुत स्ट्रांग है या जिनका रिटेन भी एवरेज है, वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो धरी की धरी रह जाएं। हम ऐसी बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी वक्त है। अभी हमारे पास एटलीस्ट 40 डेज का टाइम है, 40 दिन का समय है, और इन 40 दिनों में हम अपनी बेहतरीन तैयारी करके और हम 75% को क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम अपने अगर आपका फिजिकल कमजोर है, अगर आपका फिजिकल कमजोर है, इसका मतलब है आपको 85 प्लस की तैयारी करनी पड़ेगी। जिन छात्रों का फिजिकल कमजोर है, जो ग्राउंड में एवरेज मुश्किल से पास हो पाते हैं, जो 50 से 55 या 60 नंबर लाएंगे, उन बच्चों के लिए रिटन की तैयारी में 85 प्लस लाना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है अगर आपको मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में सिलेक्शन लेना है। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज मैं उन रणनीतियों की चर्चा करने वाला हूं, जिन रणनीतियों को इस्तेमाल करके आप जो बचे हुए दिन हैं, 30 से 40 दिन, इनमें अपने आप को कैसे रखें और अपनी तैयारी करें। उन तैयारी के बल पर आप कम से कम ग्राउंड तक तो पहुंच ही जाएं। ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपको अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। तो हमारे पास 3 किस्म के छात्र हैं। ऐसे छात्र जिनका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और उनका रिटन कमजोर है। ऐसे छात्र जिनका ग्राउंड भी स्ट्रांग है, रिटन भी स्ट्रांग है। ऐसे छात्र जिनका रिटन स्ट्रांग है लेकिन ग्राउंड कमजोर है। और एक ऐसा छात्र, ऐसा ग्रुप का भी छात्र है जिसका रिटन भी एवरेज है और ग्राउंड भी एवरेज है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो केवल यही जानकारी देने जा रहा हूं कि आप सभी लोग किस प्रकार से रणनीति तैयार करके और लिखित परीक्षा में आप 75 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं, देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आप 3 या 4 किस्म के छात्र हैं। जो मैंने एक रणनीति का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना करके आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आरक्षक बन सकते हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें फिजिकल और लिखित दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छी सी रणनीति बनाई थी, जिसे बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया गया। और पसंद ही नहीं किया गया,
कई समीक्षकों का ये अनुमान था कि लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो उसमें मैंने कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ डिक्लेयर किया हुआ है, आपको कैसे संतुलन बनाना है, कैसे तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आज बात करने वाला हूं आप सभी से कि आपको कम से कम 75 प्लस मार्क्स अगर आप लिखित परीक्षा में लाते हैं, तो यहां से बात बन जाएगी कि आप ग्राउंड के अंदर पहुंचने वाले हैं। एकदम फिक्स हो जाएगा कि आप फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। अब आपको अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा ग्राउंड में। कई छात्र हमारे पास ऐसे हैं जिनका खुद का कहना है, सर मैं अधिक से अधिक 65 या 68 के आसपास मार्क्स ला पाऊंगा लिखित परीक्षा में, लेकिन 65 से 68 नंबर लाना भी इतना आसान काम नहीं है। आप सभी लोग जब अच्छी तैयारी करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी मजबूत करेंगे, तभी आप 65 से 68 ला सकते हैं। रिस्क है, ये बाउंड्री लाइन का नंबर है। 65 से 68 नंबर बाउंड्री लाइन का नंबर है, यहाँ रिस्क है। हो सकता है कि आपको यहाँ फिर ग्राउंड जाने का अवसर ना प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो जाए वो बोनस है। मैं देखिए, जब भी मैं कोई बात करता हूं तो उसमें हर किस्म की बातों को समावेशित करता हूं। किसी एक बात को पकड़ के आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। मैं एक अनुमान की बात कर रहा हूं, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं कि इतना मैं लाता था, आप तो इतना बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा हूं, आपकी क्षमता है। अगर आप 70 से 75 नंबर लाते हो तो आप ग्राउंड जाने के लिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे। 100% आपको बुलाया जाएगा। 65 से 68 नंबर में थोड़ा सा धुंधलापन रहेगा, आपके दिमाग में कसक रहेगी कि ग्राउंड के लिए बुलाया जाएगा अभी कि नहीं जाएगा। हो सकता है कि कट ऑफ हाई चला जाए और आप यहां पीछे हो जाएं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जब तक हमारे पास समय है तो हम क्यों बाउंड्री पे कैच होने की बात करें, सीधे सिक्सर मारने की कोशिश करते हैं ना, यानी कि 75 पार की बात करते हैं। अब वे छात्र जिनका ग्राउंड बहुत कमजोर है, उन छात्रों को मैंने इसीलिए लिखा है कि जब तक आप 85 प्लस नहीं लाओगे, आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। अगर आप 85 प्लस लाते हो और इधर आप 50 से 55, ग्राउंड में 50 से 55 नंबर भी लाते हो, तब आपकी नैया 145 प्लस में पार हो जाएगी और आप कांस्टेबल की एक सीट ले लेंगे। तो बहुत संतुलन की जरूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो संतुलन है, कौन कितने पानी में है का, इसके लिए मेरा वो स्ट्रेटजिकल वीडियो देखिए जिसमें मैंने फिजिकल और रिटन दोनों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। आज मैं लिखित परीक्षा की जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि हमेशा से होता आया है, सिलेबस जो है व्यापम द्वारा जो निर्धारित किया जाता है हर बार, वो ये किया जाता है। यहां देखिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान तक तो ठीक है, तार्किक ज्ञान में वो रीजनिंग डाल देता है और इनसे मिलाकर के 40 सवाल पूछता है। तो यहां सामान्य ज्ञान के बचते हैं 20 अंक और यहां पर रीजनिंग यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित रीजनिंग जो होती है वहां पर 20 अंक हो जाते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित भी रीजनिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चों को ये नहीं पता है। तो यहां सामान्य ज्ञान का जो क्राइटेरिया बचता है वो सिर्फ 20 अंकों का बचता है। यहां बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये प्योर रीजनिंग है, ये प्योर रीजनिंग होती है बेटा। प्योर रीजनिंग अपनी 30 नंबर की हो गई, तो 30 और 20 50। अब इस प्योर रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग भी रहेगी आपकी, है ना। अब विज्ञान एवं सरल अंकगणित, यहां 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक साइंस रहेगा, बाकी क्या रहेगी, आपकी मैथ्स रहेगी। अब यहां पर मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि पिछले एकाध परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि विज्ञान का लेवल अधिक बढ़ा दिया है। जीएस का जो पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में साइंस का लेवल बढ़ा करके कई बार पूछते हैं। अब ये बिल्कुल निर्धारित नहीं है कि कौन से चैप्टर को वो अधिक फेवरेट बना के पूछेंगे और कौन से चैप्टर को कम, लेकिन एक बात निश्चित है कि मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 70 से 80 नंबर के आने वाले हैं, ये तय कर लीजिए, ये निश्चित कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो डिक्लेयर करने वाला है वो मैथ्स और रीजनिंग ही डिक्लेयर करने वाला है। 70 से 80 नंबर में अगर आप 60 नंबर भी मैथ्स में ले आते हैं, 60 नंबर अगर आप मैथ्स में ले आते हैं तो जीएस वाले पोर्शन में आपके 10 नंबर भी आ जाते हैं, तो आपके 70 नंबर हो जाते हैं। अब 5 नंबर का आपको लॉजिकल यानी कि साइंस में
आपको ये 4-5 नंबर हासिल करने पड़ेंगे 75 नंबर में आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन टॉपिक्स पर आपको अधिक फोकस करना है और कैसे आप मैथमेटिक्स में 70, अगर मान के चलिए 80 का पेपर आया मैथ का और रीजनिंग का मिला करके, तो आपके 70 कैसे आ सकते हैं। अगर 70 नंबर का पेपर आया तो आपके 60 से 65 नंबर कैसे आ सकते हैं। और पढ़ने लिखने वाले जिनकी तैयारी पूरी है वो मैथ्स में 80 में से 79 मार्क्स लाते हैं, 70 में से 69 मार्क्स लाते हैं, एक ह्यूमन एरर के लिए दे देते हैं अपन, है ना। तो जो बच्चे लगातार तैयारी में हैं मैथ्स और रीजनिंग में उनके हमेशा पूरे मार्क्स आते हैं, इसलिए वो आपसे जंप कर जाते हैं, आपसे 10-12 नंबर के जंप में होते हैं, लीड में होते हैं। तो कैसे वो लोग पूरे के पूरे मार्क्स मैथ्स रीजनिंग में लाते हैं, मैं आपको उसकी पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको मैं टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। आप देखिए सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, रीजनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ये टेबल है आपके सामने, केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं। देखिए मैथ्स में संभावित है कि 40 से लेकर के 50 अंक मैथ, ओनली मैथ के पूछे जाएं। किसके पूछे जाएं बेटा? केवल मैथ के। कितने नंबर के पूछे जाएं? 40 से लेकर के 50 नंबर की केवल आपसे गणित पूछी जाए। उसमें किन किन टॉपिक पर प्रश्न पूछे गए हैं अगर आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे तो ये सारे टॉपिक उन्होंने कवर किए हुए हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरे में तो ये वाला टॉपिक आया था, मेरे में ये नहीं आया था, मेरे में वो वाला आया था, मेरे में ये नहीं आया था। होता क्या है कि 40 से 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब 40-50 प्रश्नों में 100 टॉपिक वाली मैथ, 100 टॉपिक होते हैं, मैंने मोस्ट टॉपिक लिखे, इनके अंदर सब टॉपिक भी होते हैं। तो उन 100 टॉपिक में से सभी टॉपिक से तो सवाल पूछे नहीं जा सकते। तो किसी किसी के पेपर में एक ही चैप्टर को पकड़ लिया। जैसे कि ये देखा जाता है लगातार कि जो आपका ये चैप्टर है, प्रतिशत हो गया, कौन सा हो गया? प्रतिशत हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रतिशत हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि हो गई, लाभ एवं हानि हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए। तो ये होते हैं एक फेवरेट टॉपिक होता है ये, ठीक है। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस सभी बच्चों के पेपर में होते ही होते हैं, ऑलमोस्ट यहां से ही रिलेट करता है। फिर किसी किसी के पेपर में सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, किसी में टाइम एंड वर्क के ही 4-4, 5-5, 6-6 सवाल हो जाते हैं, तो किसी में नल एवं टंकी के हो जाते हैं, मतलब वो टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है। फिर समय, दूरी, चाल, नाव धारा और रेलगाड़ी के हो जाते हैं। डिविजिबिलिटी और सिंप्लीफिकेशन ये एक ऐसे चैप्टर होते हैं जो सभी के पेपर में होते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो आपको इंडिविजुअल टॉपिक पे अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मान के चलिए आपने परसेंटेज पे ज्यादा काम कर लिया और वहां समय, दूरी और चाल यानी टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के ही क्वेश्चन आपको मिल गए, आपका लक बेकार रहा, आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। आपने समय, दूरी और चाल की ही तैयारी कर ली समझ लीजिए, और आपके पेपर में समय और कार्य, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दे दिए, एज के क्वेश्चन दे दिए, है ना, रेशियो के क्वेश्चन दे दिए, तो आपका काम खराब हो जाएगा। इसलिए संतुलित अवस्था में बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करते हुए सभी चैप्टर को अपन को टच करना है। सभी चैप्टर को टच करने के बाद इनके मिसलेनियस क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उससे आपको अप्रोच पता चलेगी। तो यहां पर देखिए कौन कौन से टॉपिक पे अपन को बात करनी है। एवरेज यानी औसत पे बात करनी है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पे बात करनी है, रेशियो प्रोपोर्शन पे बात करनी है, बात नहीं करनी है, पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। एलिगेशन मिश्रण जो होता है आपका मिक्सचर होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था इसलिए मैंने लिखा नहीं, यहीं पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ ही आप यहीं पर आप एज प्रॉब्लम, किसकी? एज प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एज प्रॉब्लम में आजकल एवरेज भी मिक्स हो जाता है, एवरेज में भी चूंकि एज आता है और रेशियो में भी एज आता है, इसलिए मैंने एज का अलग से चैप्टर इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। मिश्रण हो गया, साधारण ब्याज हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे प्यारे छात्रों,
इन दोनों के रिलेशन के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष वाले सवाल भी होते हैं, है ना। तो आपको महिलाएं पुरुष वाले सवालों पर भी ध्यान रखना है। इसी से जुड़ा नल एवं टंकी होता है। यह टाइम एंड डिस्टेंस होता है, समय, दूरी एवं चाल। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है वोट एंड स्ट्रीम यानी नाव धारा। रेलगाड़ी होती है इसी में। तो इन 3 चैप्टर पर भी आपको अच्छे से फोकस करना है और आपको अध्ययन करना है। कई बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे कि मैं बता दूंगा कि चुने चुने चैप्टर पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अगर आप इस उद्देश्य से बैठे हैं कि T20 लेकर के जाएंगे और यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करके चले आएंगे, तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक बात है ना। तो अगर आपके माइंड सेट में कोई ऐसी चीज होगी कि मैं गिने चुने टॉपिक पढ़ के जाऊंगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो आप नौकरी की तैयारी छोड़ दीजिए। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको रगड़ा मारना पड़ेगा। रगड़ा मार के ही देखो, मैं जेन्युइन बात करूंगा। इन्फ्लुएंस करने के लिए तो मैं कुछ भी बोल देता कि परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। होता ही नहीं है। जबरदस्ती मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूं? 1 महीना बचे या 15 दिन बचे, सर इतने कम टाइम में कैसे पढ़ेंगे? तो गलती किसकी है? आपकी है ना। गलती आपकी है। अगर आपको नौकरी की तैयारी करनी है तो आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में यह है कि 1 महीने में कैसे सिलेक्शन होगा, तो नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में यह होगा कि हम कर सकते हैं, बात समझिएगा, आप ये सारी चीजें दिमाग का खेल है, साइकोलॉजी का काम है। अगर आपके दिमाग में यह है कि हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में आएगा कि हम कैसे करेंगे, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें टीचर नहीं करता, टीचर आपको केवल आईना दिखाता है, रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पे आपको चलना है नहीं चलना है ये आपका काम होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो आपको इस बात को पहले से ध्यान रखना होगा कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो पहले से तैयारी करते रहें। और अगर आप सोचेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके किसी रिश्तेदार का हो गया, मित्र का हो गया, तो उनका लक, उनका किस्मत बहुत शानदार था। आप अध्ययन करिए। हाँ, अध्ययन करने वाले 15 दिन में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, 1 महीने में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन वो अध्ययन करते हैं। वो क्लेम और ब्लेम की राजनीति में नहीं फंसते, वो टीचर पॉलिटिक्स में नहीं फंसते, है ना, कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, हम तो टीचर की बदौलत नहीं हुए, हमें सही मायने में मार्गदर्शन नहीं मिला, कुछ नहीं होता है ना। आपकी थॉट प्रोसेस होती है। आप कितना जल्दी धीर वीर और गंभीर हो गए और अपने रास्ते पे चलने लग गए। आप अपना रिसर्च अपने बिहाफ पर करने लग गए। आपने पुराने पेपर्स देखे, पुराने पेपर्स खंगाले, उसमें रेशियो कंटेंट क्लियर किया, आपने अनुपात बनाया कि किस विभाग से किस प्रकार से किस चैप्टर में हम कमजोर हैं और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। टेस्ट पेपर लगाना शुरू कर दिया, लगातार पढ़ना शुरू कर दिया, अपने मित्रों से बकैती करने के स्थान पर पढ़ाई लिखाई की बात करनी शुरू कर दी, है ना। जो चैप्टर नहीं बनते हैं अपने टीचर से पूछिए, अपने मित्रों से पूछिए, आपस में डिस्कस करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, चर्चा करिए, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। 1 महीना झोंक दीजिए पूरी तरह से जिंदगी। आपको अगर जिंदगी बनानी है तो 1 महीना पूरी तरह से झोंक दीजिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए आप लोग जो केवल और केवल क्या करते हैं, आक्षेप लगाने वाले लोग हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है और वो लोग इन वीडियो से दूर भी रहा करें। ये केवल गंभीर व्यक्तियों के लिए है, गंभीर छात्रों के लिए है, जो कुतर्की छात्र नहीं होते हैं, जो तर्कपूर्ण छात्र होते हैं, कि हर बात के मायने भिन्न भिन्न हैं। आपको कौन सी वाली बात की कैटेगरी में आप आ रहे हैं, आप सिर्फ उसको देखिए। हमने कहा ना कि कई प्रकार के छात्र हैं, कई लेयर के छात्र हैं, है ना। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी छात्र हैं, ऑर्डिनरी छात्र हैं, मध्यम छात्र हैं और बिलो छात्र हैं। 4-5 किस्म की कैटेगरी मैंने बांट दी और मैंने चारों पांचों किस्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी बताई हुई है आपको। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप उसको छांटिए और आप अपनी रणनीति से मैच करिए। आपको संभावना बन रही है तो उसमें आप आगे बढ़िए, संभावना नहीं बन रही है तो आप तो खुद ही ज्ञान के सागर हैं ही, है ना। इसमें कोई बात की दो राय की बात ही नहीं। आप अपने हिसाब से तैयारी करिए। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, औसत के अंतर्गत एज को भी आप लोग निपटा दीजिएगा, फिनिश ही कर दीजिएगा। और ये 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन में आप औसत और आयु को पूरी तरह से निपटाइए। फिर पकड़ लीजिए प्रतिशत, फिर पकड़ लीजिए प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, इसमें देना है आपको 1 दिन। औसत में कितने दिन देना है? 1 दिन। 1 दिन में पूरा एवरेज और पूरी एज खत्म। प्रतिशत के साथ आ जाएगा आपका लाभ एवं हानि। प्रतिशत, लाभ एवं हानि, इन दोनों को मिला करके आपको देना है 2 दिन।
प्रतिशत और लाभ हानि मिलाकर के 2 दिन देना है, ये दोनों चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए अनुपात, समानुपात और मिश्रण। ये दोनों चैप्टर एक ही होते हैं, अनुपात, समानुपात, मिश्रण। इसमें कुछ एज के भी सवाल होंगे, इसको देना है 2 दिन। अनुपात, समानुपात और मिश्रण को कितने दिन देना है? 2 दिन देना है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1 दिन में दोनों हो जाएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 दिन में दोनों हो जाएंगे। 1 दिन में इनको पढ़ लीजिए आप घर पर बैठ करके। किसको किसको? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को कितने दिन में पढ़ लीजिए? 1 दिन में पढ़ लीजिए। समय एवं कार्य, नल एवं टंकी 1 दिन में, ये दोनों चैप्टर 1 दिन में पढ़े जा सकते हैं, 1 दिन में इनको पढ़ लीजिए। समय, दूरी, नाव एवं धारा, ये तीनों चैप्टर आपको 1 दिन में पढ़ने हैं। समय, दूरी, नाव, धारा, रेलगाड़ी, ये तीनों चैप्टर आपको 1 दिन में पढ़ने हैं और आप पढ़ सकते हैं। विभाज्यता, विभाज्यता जो है, हाँ, ये संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आती है अपनी। कौन? विभाज्यता। तो संख्या पद्धति और विभाज्यता एक बड़ा चैप्टर है जिसमें डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता के नियम है, घातांक के नियम है, रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय जिसको कहते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स हैं, सर्ड्स हैं, है ना। और इसमें एलसीएम है, एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड यानी कि एकिक नियम है, वी बोडमास जो आगे चल करके सरलीकरण के चैप्टर में है। तो ये लंबा चैप्टर है। संख्या पद्धति में आपको कम से कम 4 दिन लगने वाले हैं। संख्या पद्धति में सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, 4 दिन लगने वाले हैं क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। संख्या पद्धति में 4 दिन दीजिएगा। संख्या पद्धति और सरलीकरण में मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे छात्रों। संख्या पद्धति में कितने दिन? कम से कम 4 दिन अपन देंगे, है ना। संख्या पद्धति के बाद अपन बात करते हैं भिन्न। भिन्न के सभी प्रकार की चीजें 1 दिन में हो जाएंगी। भिन्न की सभी चीजें 1 दिन में हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, विभाज्यता का हो गया कार्यक्रम, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में होता क्या क्या है? ज्योमेट्री में होता है लाइन एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। उसके बाद होता है उसमें बहुभुज, पॉलीगन। लाइन और कोण के बाद होता है पॉलीगन, पॉलीगन यानी कि बहुभुज। बहुभुज के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुभुज के अंतर्गत होते हैं आपके ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इन द पॉलीगन? पहले तो पॉलीगन की पूरी प्रॉपर्टीज, पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी बहुभुज से संबंधित प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। आपको त्रिभुज के सारे प्रकार और सिंपल क्वेश्चन, सिंपल थ्योरी, त्रिभुज के सारे गुणधर्म। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? गुणधर्म का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषताएं होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप कहते हैं। उसके बाद आपका आता है क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आता है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी कि वर्ग, पैरेललोग्राम्स यानी कि समांतर चतुर्भुज, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। तो ये आता है चतुर्भुज के अंतर्गत। यह ध्यान रखिएगा, हम लोग ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। हेक्सागन भी पढ़ लीजिएगा, षष्ठभुज के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इतना चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। ज्योमेट्री के अंतर्गत ही 1 दिन का तो पूरा चैप्टर आपके सर्कल का हो जाएगा। तो चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, इन सबको मिला करके आप 3 दिन लीजिए। कहां? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में 3 दिन लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी 3D संरचनाएं, त्रिविमीय संरचनाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर आते हैं क्यूब यानी घन, क्यूबाइट यानी घनाभ। उसके बाद आता है सिलेंडर यानी कि बेलन। उसके बाद आता है कोन यानी कि शंकु, छिन्नक यानी कि फ्रस्टम, स्फीयर यानी कि गोला, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, प्रिज्म एंड पिरामिड। इतने चैप्टर होते हैं कहां? क्षेत्रमिति में। यहां आप 2 दिन में इनको खत्म कर सकते हैं, 2 days। 2 दिन में आपको क्षेत्रमिति खत्म करनी है।
त्रिकोणमिति एक लंबा चैप्टर है, बहुत डीप में अपन को नहीं घुसना है, त्रिकोणमिति के हैवी क्वेश्चंस भी हमें नहीं जाना है। सिंपल त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा के बारे में हमें बेसिक नॉलेज ले लेना है और उनसे जुड़े हुए उनकी साइड्स निकालें और उनके ट्रिपलेट रेशियो सीख लें। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के नॉर्मल वाले सवाल देख लें। एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में नहीं फंसना है ना। ट्रिग्नोमेट्री के एल्जेब्रिक पोर्शन जो एसएससी सीजीएल लेवल के हैं वहां अपन को नहीं जाना है, अपन को जरा सा फंडामेंटल चीजें इनकी पढ़ लेनी है। त्रिकोणमिति एक दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन में त्रिकोणमिति। बात करते हैं स्टैट्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी तो आधे दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, है ना। तो इतनी चीजें आपको इसमें पढ़नी है और ये जल्दी से पढ़ लेंगे, एक दिन में ये खत्म हो जाएगा, सांख्यिकी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है क्रमचय, संचय और प्रायिकता। ये तीनों एक दिन में, इन तीनों को आपको एक दिन में पढ़ना है ना। क्रमचय, संचय और प्रायिकता तीनों को एक दिन में पढ़ना है। डिजिटल मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। मेरे कोर्स में डिजिटल मैथ्स मिलेगी आपको। डिजिटल मैथ्स से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर सिलेबस में ही नहीं मिला, है ही नहीं बुक्स में, कहाँ से मिलेगा। डिजिटल मैथ्स आपको एक दिन में फिनिश करवा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तार्किक गणित भी एक दिन में मैं पढ़ा दूंगा। लॉजिकल मैथ्स भी इसमें होती है। आप इनको कंप्लीट कर लीजिए मेरे से या किसी से, इन दोनों को मैं एक एक दिन में कंप्लीट करा दूंगा। अब यहां पर मैंने दो चीजें मिस कर दी हैं, एपी, जीपी और एचपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ये तीनों मिलाकर के एक दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। एक चैप्टर होता है लॉग का, बीते 2-3 साल से पूछा नहीं तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। लॉग का चैप्टर एक होता है, इसे भी आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं। लॉग को भी आप कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? एक दिन में। एक होता है सेक्शन सेट का, समुच्चय का, समुच्चय भी आप एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ और चैप्टर हैं जिन्हें मैंने छोड़ दिया था, स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत कम टाइम है। बट दिक्कत ये है कि अगर आपके सिलेक्शन में बाधा आ गई तो फिर आप क्या करेंगे। अब हम दिन काउंट करते हैं कि आप कुल मिलाकर के कितने समय में ये कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो अब ये सारी चीजें देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। हम दिन कंप्लीट करने की बात करते हैं तो 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 20 3 23 24 25 और 26, यानी हमने मैथ का पूरा ये चैप्टर कितने दिन का बना दिया है? 26 दिन का। 26 डेज में आप मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे। 26 दिन में आपकी गणित पूरी हो जाएगी। 26 दिन में जब आपकी गणित पूरी हो जाएगी तो आपके अंदर उतना नंबर लाने की गुंजाइश हो जाएगी कि आप जिसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ में आया? आपके पास अभी 40 दिन हैं, मैंने 26 दिन में आपकी पूरी मैथ्स कैसे आप कंप्लीट करें इसका खाका तैयार करवा दिया है ना। अब ये सब वो बच्चे कर सकते हैं जिनने पहले पढ़ लिख रखा है, जिनकी मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन है। बिगिनर बच्चे बिल्कुल भी रिस्क ना लें, वो 26 दिन में गणित किसी भी कीमत पर खत्म नहीं कर पाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले से, जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, पढ़ लिख रखा है, तो उनके रिवीजन के लिए मैंने ये खाका तैयार किया है। वे बच्चे जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं वो मुख्य चैप्टर पे फोकस करेंगे। वो सबसे पहले तो परसेंटेज क्लियर करेंगे। परसेंटेज क्लियर करने के बाद एज और एवरेज और एलिगेशन, इन पे फोकस करेंगे। टाइम लगेगा आपको 4-4 दिन 5-5 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद आप लोग जो एडवांस मैथ्स है वहां पर नहीं फंसेंगे। एक चीज रह गई, 26 दिन में आप अलजेब्रा के 2 दिन जोड़ लीजिए। 2 दिन आपको अलजेब्रा में देना पड़ेगा। बच्चों अलजेब्रा भूल गया था, बीजगणित ऊपर लिखी हुई थी, अलजेब्रा में 2 दिन आप, अलजेब्रा में बहुत डीप में नहीं घुसना है आपको। अलजेब्रा में भी आपको क्या क्या करना है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स कर लीजिए, बहुपद कर लिया, बहुपद करने के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लीजिए, वर्ग समीकरण कर लीजिए, वर्ग समीकरण करने के बाद आप क्या कर लीजिए, साइमल्टेनियस वाले क्वेश्चन कर लीजिए, निकाय वाले सवाल, है ना, निकायों के मान कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ये चैप्टर कर लीजिए। और
x प्लस 1/x वाली प्रॉपर्टी से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1/x की जो प्रॉपर्टी है वो 10-11 प्रॉपर्टीज है, जितने भी वेरिएशन बन सकते हैं उनको आप दुरुस्त कर लीजिए। प्लस आप जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ए बी प्रॉपर्टी अपन सीखते हैं ना 10-11 फॉर्मूले, उन 10-11 फॉर्मूलों पर आधारित जितने सवाल बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस अपन को करनी। आ रही बात समझ में? तो ये आप 2 दिन में कर सकते हैं अलजेब्रा। तो 26 और 2 28 दिन आपके लिए हो गए। बाकी दिन आप बाकी चीजों में देना है अपन को, है ना। तो मैं बिगिनर्स की बात कर रहा था, तो बिगिनर्स को बहुत ध्यान नहीं देना है। बहुत अपन देखो लोड लेने नहीं है, अपने को अपनी क्षमता और योग्यता पता होनी चाहिए। ओवरलोड लेंगे कहीं नहीं रहेंगे, कम से कम उतना करके जाइए जितना परफेक्ट करके आइए आप। तो सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दे लो, भिन्न पे ध्यान दे लो, परसेंटेज पे ध्यान दोगे तो लाभ हानि पे ध्यान दे ही लोगे, है ना। इतना काम कर लिया। सांख्यिकी कठिन नहीं है बेटा, लगती कठिन है, सांख्यिकी पे ध्यान दे लो, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। त्रिकोणमिति आप लोगों को पता नहीं क्यों जानवर जैसी लगती है। मैं एक दिन की क्लास में आपको त्रिकोणमिति उतना बता दूंगा जितने में आपका काम हो जाएगा। ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति थोड़ा डीप का है, तो यहाँ अभी बहुत आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। एज ले लो, संख्या पद्धति ले लो, रेशियो प्रपोर्शन ले लो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो कर लेना। हैवी सवाल के चक्कर में अभी मत पढ़ना, नहीं लर्न कर पाओगे, फिर जब टाइम आएगा तो आप लर्न कर लेना। समय, दूरी, समय चाल और रेलगाड़ी अगर सीख पाओ तो सीख लेना, नहीं तो इतना जल्दी आप इस पे कमांड हासिल कर पाओ ये कह नहीं सकते हम, लेकिन जरूरी है, पेपर में तो आएगा ही आएगा। तो आप कितने दिन में इनको करते हैं वो आप डिसाइड कर लो, आप अपनी क्षमता के अनुसार डिसाइड कर लो, ठीक है। तो अगर आप भोपाल के आसपास हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, तो हमारी स्पेशल कक्षाएं चालू हो गई हैं, तो आप भोपाल आकर के हमारी ऑफलाइन क्लास लीजिए। तो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, नए पुराने बच्चे एक साथ मिलकर के पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल संडे को क्लासेस लूंगा तो आपका चैप्टर जल्दी जल्दी में फिनिश करा दूंगा। तो एक तो ये हो गया आपका मैथ्स का, स्पेशल मैथ्स का हो गया। पुराने बच्चों को कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और बिगिनर्स को कैसे बनानी है मैंने बता दिया आपको। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स में अगर मान के चलो कि 50 नंबर की मैथ्स आती है, मैं भी मैथ्स की बात करूँ, रीजनिंग की थोड़ी देर में बात करूंगा, तो 50 में से आपके 45 नंबर 48 नंबर पक्के हो जाएंगे इतने चैप्टर में से। 48 मार्क्स आपके बिल्कुल डन हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अब आइए हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जिन चैप्टर पे आपको फोकस करना है वो ये है, अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला में बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ऑर्डर होती है, दाएं से बाएं से, है ना। अल्फाबेट की सीरीज होती है, सीक्वेंस होता है। अल्फाबेट से ही रिलेटेड होता है क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है, कूट लेखन एवं कूटवाचन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। शब्दों को बनाना, शब्दों को नहीं बनाना, सार्थक शब्द बनाना, सार्थक शब्द नहीं बनाना। इसी में डिक्शनरी अरेंजमेंट होता है, जैसे कि शब्दकोश व्यवस्थीकरण कहते हैं। इसी में आपका अल्फाबेटिकल सीरीज होता है। अक्षर युग्म, 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर आएंगे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। अब उसके बाद स्टार्ट होता है वर्णमाला के बाद सामान्य साक्रम, रैंक होती है, डायरेक्शन होती है, सेटिंग अरेंजमेंट। तो सामान्य क्रम, रैंक, डायरेक्शन और सेटिंग अरेंजमेंट इतना भी आसान नहीं है, इसमें कम से कम 1-1 दिन का अभ्यास लगेगा, 1-1 दिन की आप प्रैक्टिस अच्छे लेवल के क्वेश्चन की कर लीजिए। बैठक व्यवस्था यानी सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद ब्लड रिलेशन। सब बच्चों को लगता है ब्लड रिलेशन में बना लेता हूं, लेकिन सभी बच्चों का अगर गलत होता है तो ब्लड रिलेशन ही गलत होता है, तो इस पर आप फोकस करिए। इसके अतिरिक्त आप डाइस जरूर पढ़ लीजिएगा। डाइस में दोनों प्रकार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, साथ में मिसिंग टर्म्स वाले डाइस जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप मैट्रिक्स, बहुत आसान होता है, हालांकि अभी 2-3 बार से आया नहीं, लेकिन मैट्रिक्स, क्यूब, क्यूबाइट, है ना। क्यूब, क्यूबाइट यानी कि घनों को काटने से रंगीन घन जो होते हैं, है ना, कितनी सतह रंगीन होंगी, कितने घन प्राप्त होंगे, कितने घन नहीं प्राप्त होंगे, उसकी बात कर रहे हैं। फिर होती है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, समानता यानी सदृश्यता। ये जनरल नॉलेज, जीके वाला जो रीजनिंग है ना वो समानता पर आधारित होता है ना। निम्नलिखित में से सम चुनिए, निम्नलिखित में से भी सम चुनिए, आपने देखे होंगे, तो उसमें से आपको जीके को रिलेट करके अध्ययन करना होगा। असमानता यानी इक्वालिटी, ये चिन्ह वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, साइन वाले सवाल होते हैं। एक क्लास में ये पूरा का पूरा डिटेल बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, सभी बच्चे इसको सरलता से सीख जाते हैं। एक क्लास में मैं आपको इसको अच्छे से सिखा दूंगा, किसको, असमानता को। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर के सवाल हर एग्जाम में आ रहे हैं, घड़ी के सवाल आ रहे हैं, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, न्याय निगमन यानी सिलोलिज्म की बात हो रही, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, ये कई बार आते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं। कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट्स,
स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन एवं पूर्व धारणाएं, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल इक्विवेलेंस, है ना, वो जो गेट वेट वाले सवाल आते हैं, यदि ये कर रहा है तो वो नहीं कर रहा, ये बहुत कांस्टेबल में तो बहुत भर भर के आ रहे हैं, है ना, संख्या श्रृंखला, है ना, नंबर सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज बहुत आ रही हैं, है ना, और फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना, क्रमचय, संचय और प्रायिकता की बात हम लोगों ने वहां पर कर ही ली है। तो यहां पर इतनी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और इनको आप 10 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर सकते हैं। 10 डेज, रीजनिंग में कितने दिन देने हैं? 10 डेज ओनली। 10 दिन में पूरी रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, बहुत ढंग से पढ़ सकते हैं। 10 दिन रीजनिंग में देना है। और 10 दिन कैसे रीजनिंग में देना है? 2 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे प्रतिदिन रीजनिंग पढ़ना है तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाए, या किसी दिन संडे को बैठ करके पूरा निपटा दीजिए, है ना। तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे प्रतिदिन रीजनिंग पढ़ेंगे तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी रीजनिंग। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ जी, रीजनिंग में 30 से लेकर के 40 नंबर आएंगे, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों को अगर मिलाकर के बात करें तो 70 से 80 का अनुमान है। 70 से 80 का अनुमान है मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर के, यानी पूरा सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग पर टिका हुआ है। पूरा का पूरा मेरे प्यारे छात्रों सिलेक्शन कहां टिका हुआ है? मैथ्स और रीजनिंग पर टिका हुआ है। और इन दोनों में मिला करके ही वो बच्चे जो रेगुलर पढ़ते लिखते हैं वो 70 प्लस नंबर ले आएंगे। अगर 80 का आएगा तो 70 प्लस, और अगर 70 का आएगा तो 65 प्लस नंबर लाएंगे। मुझे पता है ना कि आप तो बात भी पकड़ोगे ना, तो थोड़ा सा लॉजिकल बनिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, लॉजिकल बनिए, आशावादी बनिए, और जरूरत की चीजें पकड़िए, गैर जरूरी चीजें छोड़िए, है ना। केवल हस्तक्षेप करना, केवल ऑब्जेक्शन क्रिएट करना ही आपकी समझदारी नहीं है। आइए, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जीके, जीएस और साइंस कंप्यूटर की। 20 से 30 नंबर आ सकते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैं मैथ का टीचर हूं तो मैथ को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं एनालिसिस को प्रमोट कर रहा हूं। बीते 10 सालों में जिस प्रकार से कांस्टेबल की परीक्षा हुई है और बच्चों की स्ट्रेटजी कमजोर रही और बच्चे नंबर कम लेकर के आए, मैं उस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। 20 से 30 नंबर की आपकी जीके आ सकती है। तो जीके में सबसे मेन जो चैप्टर होगा वो होगा मध्य प्रदेश का जीके। मध्य प्रदेश का जीके आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के जीके में आपको कैसे कमांड हासिल करनी है, क्या क्या पढ़ना है, अच्छा ये 10 दिन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। 10 डेज, 10 दिन में पढ़ सकते हैं। 2 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ेंगे, 10 घंटे में मध्य प्रदेश का जीके कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लो, नया मध्य प्रदेश, पुराना मध्य प्रदेश का क्या पढ़ लो, आपस की तुलना पढ़ लो। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल पोर्शन जो है, नदी, तालाब, है ना, पर्यटन स्थल, ऊंचा नीचा, पर्वत, पहाड़, जंगल, ये सारी चीजें आप इसको फिनिश कर दो। मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं कला, मध्य प्रदेश की लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति और कला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के आयोग, योजनाएं, नियुक्तियां और संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस भी, मध्य प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पढ़ लेने हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ना है ना, औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ना है। औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खनिज क्षेत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। संवैधानिक पद, पर्यटक स्थल, धरोहर, विरासत, किले, मेले, है ना। एससी एसटी जरूर पढ़ें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या और करंट अफेयर्स, जो करंट में राजनीतिक चीजें चल रही हैं या कुछ भी, करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल पहले कौन थे, आखिरी कौन थे, किसके शासन काल में कौन सी घटना घटित हुई, कोई घटना घटित हुई तो उस टाइम पे किसका शासन काल था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मोटी चीजें हैं। अब जैसे कुछ ना लगातार क्या चल रहा है, क्रिएशन चल रहा है, कुछ ना कुछ उपलब्धियां हो रही हैं, उन उपलब्धियों से संबंधित चीजें भी पूछी जाती हैं। जैसे रानी कमलापति स्टेशन बना, फिर रानी कमलापति के बारे में पूछा गया प्रश्न, फिर पूछा जाएगा। ऐसे कुछ जो जरूरी चीजें हैं, कौन कौन से नगरों का नाम बदल दिया गया, किसके आधार पर रख दिया गया, ऐसी छोटी छोटी चीज, कैची चीजें अपन को पकड़नी है ना। और दूसरा, कोई जो चर्चित व्यक्ति रहा,
चर्चित व्यक्ति कई मसलों में हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है, पुरस्कारों के क्षेत्र में हो सकता है, खेलों के क्षेत्र में हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। तो उसका वो कहाँ से बिलोंग करता रहा, उसका क्षेत्र कौन सा रहा। आजकल तो कुछ स्पेशल केसेस में विधायकों का भी क्षेत्र पूछ लो तो सभी विधायक नहीं पढ़ने हैं, जो किसी न किसी या तो घटना में रहा, या तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहा, किसी न किसी विवाद में रहा, या किसी भी प्रकार से वो कहीं ना कहीं से चर्चित रहा। तो इस प्रकार से उनके राजनीतिक क्षेत्रों के विषय में भी आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा। कुछ नई नई खोजें होती हैं, कोई नया दरवाजा पता चलता है, ऐतिहासिक कोई अभिलेख पता चलता है, कोई शिलालेख पता चलता है, तो इसके बारे में आप ध्यान बना करके रखिए। साहित्य के बारे में ध्यान बना के रखिए। पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में आप ध्यान बना के रखिए। मध्य प्रदेश के पहला कौन था, आखिरी कौन था, चर्चित कौन था, कब कहां परिवर्तन हुआ, है ना, अंग्रेजों के शासनकाल में क्या क्या यहां पर घटनाक्रम हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें, आप संविधान से संबंधित चीजें भी आप पढ़ के रखिए, है ना। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संसाधन हो गए, खनिज हो गया, साहित्य हो गया, विशेष व्यक्तित्व हो गया, नदियां, वन, पर्वत, पहाड़, अभ्यारण्य हो गए। और दूसरा क्या करिए आप, जिलेवार अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें विश्वविद्यालय, संस्थाएं और वहाँ की विशेषताएं, वहाँ के राजनीतिक लोग, हाँ जब जिलेवार पढ़िए तो वहाँ के राजनीतिक लोगों को भी पढ़ना ना भूलिएगा। सूची बना लीजिए, उस सूची के आधार पर ये सारी चीज़ें, कौन कहाँ का मुखिया होता है, कौन कहाँ का अधिकारी होता है, पंचायत से संबंधित चीज़ें, पंचायत और थानों से संबंधित चीज़ें जरूर पढ़िएगा। पंचायत, थाने एवं गांव, इनसे संबंधित चीज़ें आप जरूर मिस मत करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लिखने के लिए हैं जीके में भी, लेकिन आपको रणनीति बना करके जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। और केवल मध्य प्रदेश में फोकस करना है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा भी आपको जो पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के अलावा पढ़ना है आपको जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर में भारत का भूगोल, है ना, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। बहुत डीप में नहीं घुसना, आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जाने वाले हैं। भारत का संविधान यानी कि पॉलिटी, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, है ना, और कुछ विदेशी घटनाक्रम जो बहुत ज़रूरी हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सामान्य ज्ञान और विविध, जो लूसेंट में आपके मिसलेनियस दिया रहता है ना, उसको रटना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत से क्वेश्चन एज इट इज विविध से पूछे जाते हैं। और इसमें मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं करी, खेल कूद। बीच में ओलंपिक हुआ है, विश्व कप हुआ है, आईपीएल हुआ है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है। इनसे आप प्रश्न निकाल लीजिएगा। आईपीएल से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो गई। फिर ओलंपिक्स हुए हैं, ओलंपिक के अलावा नेशनल गेम्स हुए हैं। मध्य प्रदेश की परीक्षा में नेशनल गेम्स से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या है, केवल अंतर्राष्ट्रीय गेम्स पर ध्यान रखते हैं। अभी प्रोटेस्ट भी हुआ था, प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले खिलाड़ी थे, वो किन किन खेलों को बिलोंग करते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये एक आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा भगवान कसम। बिल्कुल भी आपके नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं आपको। तो गेम्स और उसके बाद खेलों की जो शब्दावली होती है, ग्राउंड का मेजरमेंट होता है ना, तो ये छोटा सा स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं साइंस में, तीनों डिपार्टमेंट साइंस के, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो रसायन हो। तो हम लोग लाइट की बात कर लें, मैग्नेट की बात कर लें। लाइट, मैग्नेट और ये आपका ऊर्जा वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं फिजिक्स में। और जो खोज वोज है वो देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान से संबंधित अगर बात करते हैं तो मिश्रण से संबंधित बातें तो हमेशा होती ही हैं, विलयन से संबंधित बातें होती हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नाम पूछे जाते हैं, रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, ग्लूकोज के, सुक्रोज के, खाने वाली शक्कर के। तो इनका पूरी लिस्ट है ना, कास्टिक सोडा हो गया, ये जितनी भी लिस्ट है ना, इनकी लिस्ट बना करके रट मारिए। यहाँ से सवाल बनता ही बनता है आपके केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित सवाल बनता ही बनता है आपकी केमिस्ट्री में। बायो की बात करें तो सेल से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछे जाते हैं, है ना, मस्तिष्क से सवाल पूछे जाते हैं। और कहाँ से पूछे जाते हैं, परिसंचरण तंत्र से पूछे जाते हैं। और आपके कार्डियक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बीमारियाँ
देखनी ही है आपको, बीमारियां और उसके अलावा कुछ औषधियों के वैज्ञानिक नाम है, फसलों के वैज्ञानिक नाम है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, तो जीएस का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं 20 नंबर में से 15 नंबर लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर 15 नंबर यहाँ लाए, 60 नंबर वहाँ लाए, मैथ और रीजनिंग में मिला करके, मैथ और रीजनिंग में मिला करके 60 लाए तो 75 हो जाता है मेरे प्यारे छात्रों। 60 और 15 75 आप अंतर हैं। आप अंदर होने के बाद अब फिजिकल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अब उन बच्चों का जिनका फिजिकल कमजोर है उनका रेशियो में क्लियर कर देता हूं। उन्हें किसी भी कीमत पर, अगर मैं ये 60 और 15 कब बोल रहा हूं, जब वहां आएंगी चीजें 80 और यहां आएंगी 20 नंबर की, तब तो 60 और 15 है। अगर वहां आएंगी चीजें 70 नंबर की, यहां आएंगी चीजें 30 नंबर की, तो यहां लाना पड़ेगा आपको 22 नंबर और यहां लाना पड़ेगा आपको 65 नंबर। तो ये हो जाएगा अपना, क्षमा करिए, यहाँ आप अगर 22 नंबर लाते हैं और यहाँ अगर आप 60 नंबर भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 82 नंबर होते हैं, 82 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। 20 नंबर भी यहाँ लाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगर मान के चलिए मैथ आपकी कमज़ोर है, 60 में से अगर आप 55 लाते हैं तो यहाँ आपको कितना लाना पड़ेगा, यहाँ 30 में से 25 लाना पड़ेगा, तब आपका 80 के आसपास नंबर बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये एक्स्ट्रा नंबर बढ़ा के इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे डर रहता है कि अगर मैं बाउंड्री की बात करता हूँ तो बच्चे बाउंड्री तक ही आते हैं और अगर आपके साथ कुछ खेल हो गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। उम्मीद है 65 नंबर की, 65 नंबर का अनुपात आप अपने फेवरेट विषय के हिसाब से बना लीजिएगा, वो बनाना आपका काम है, ठीक है। 75 में आपका चयन हो जाएगा। आई एम सॉरी। अब वो बच्चे जिनका फिजिकल कमजोर है उन्हें कुछ भी करके एड़ी चोटी इकट्ठा करके कितनी लानी है, 85 प्लस मार्क्स लाना है। 85 प्लस मार्क्स लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरे विषयों की ओवरऑल रणनीति मैंने आपको बना करके रख दी, खाका बना के तैयार कर दिया। अब कितने घंटे आपको पढ़ना है वो आप देख लीजिए। आपको कितने घंटे पढ़ना है वो आप देखिए। आप मैथ को दीजिए प्रतिदिन 4 घंटे का समय, मैथ को दीजिए 4 घंटे का समय, रीजनिंग को दीजिए 1 घंटे का समय, रीजनिंग को दीजिए 1 घंटे का, जीके को दीजिए आप 2 घंटे का समय और साइंस को दीजिए आप, विज्ञान को दीजिए आप 1 घंटे का समय। इतना समय बस देना है आपको। 4, 1, 5, 2, 7 और 1, 8 घंटे का समय। अगर आप घर में 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आपने लगातार ये क्रम 40 दिन रखा तो होते हैं 320 घंटे, और 320 घंटे में यकीन मानो दुनिया की कोई भी परीक्षा क्रैक की जा सकती। आप तो कांस्टेबल की दे रहे हैं। ये तैयारी करने का तरीका होना चाहिए। 2 घंटे की सिटिंग तो होनी चाहिए। 2 घंटे के बाद आपको रिलैक्स करना है। 2 घंटे की सिटिंग के बाद कम से कम 15 मिनट का रिलैक्स करना है। फिर 2 घंटे, 2 घंटे से कम की सिटिंग तो चाहिए ही नहीं इस बार। 1-1 घंटे में रिलैक्स करना ही नहीं है। उन 2 घंटों में केवल एक ही प्रकार का विषय पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सिटिंग में केवल एक ही प्रकार का विषय पढ़ना है। अभी आपको क्या करना है, रोज टेस्ट नहीं लगाना है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वे 1-1 दिन के अंतर में टेस्ट लगाएं, अल्टरनेट डेज में टेस्ट लगाएं। जो बच्चे अभी बिगिनर हैं वो वीकेंड में टेस्ट लगाएं। जिन बच्चों की तैयारी एकदम दुरुस्त है वो रोज टेस्ट लगाएं। ध्यान रखिएगा, इसमें जरा सी बातें हैं। रोज टेस्ट लगाने से आपका क्या होगा कि जो मिसलेनियस का अभ्यास है वो होता चला जाएगा। लेकिन एक इसमें दिक्कत ये होगी कि आप जो अध्ययन करते हैं क्रमवार अध्ययन आपका छूट जाएगा। तो आप डिसाइड करिए कि आप रोज टेस्ट लगाने में कहीं आपकी पढ़ाई प्रभावित तो नहीं हो रही है। पढ़ाई को प्रभावित बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो आज की रणनीति में यहीं पे रोकता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और ये बहुत छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर इस पर आप खरे उतरे ना
तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा, आप परीक्षा में बिल्कुल पास हो जाएंगे। फिजिकल के साथ लिखित की रणनीति कैसी हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, पिछला वीडियो जो था हमारा वो इसी का था। दूसरा, आपको विषयवार तैयारी कैसी करनी है उसकी जानकारी मैंने अभी दे ही दी, कितने घंटे पढ़ाई करनी है उसकी जानकारी मैंने दे ही दी। साथ में अब हम अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास आज होगी रात को 8 बजे, लेना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जाने से पहले एक बात और, सपने देखा करो सच होते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 2 बातें जिन्हें ध्यान रखी उनके सपने साकार होते हैं, रिजल्ट उनका पॉजिटिव होता है। आशावादी बने रहिए, उम्मीद बना करके रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।